अक्सर पेरेंट्स रूटीन विज़िट के दौरान हमसे ये सवाल करते हैं, डिमांड करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कोई ऐसी क्रीम लिख दें कि अगर बच्चे को डायपर एरिया के अंदर रैश बन जाए तो हम वो घर के अंदर लगा सकें। आज हमने आपको ये बताना है कि चूँकि डायपर एरिया के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की रैशेज़ हो सकती हैं जिनका इलाज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करना होता है, इसलिए जनरली हम कोई एक ऐसी क्रीम रिकमेंड नहीं कर सकते। हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपने रैश को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो ये है कि किस तरह आपने रैश होने से बचाना है, और अगर रैश बन गई है तो आपने बच्चे को सूद कैसे करना है, रिलीफ कैसे देना है, ट्रीटमेंट कैसे करनी है। रैश तकरीबन 50% बच्चों को रैश किसी न किसी मौके पे ज़रूर हो जाती है, बल्कि जो रेडनेस है डायपर एरिया के अंदर, ये एक बहुत कॉमन रीज़न है हमारी ओपीडीज़ के अंदर बच्चों के विज़िट्स करने की। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आप किड्स हेल्थ देख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आपने अपने बच्चों को डायपर रैश बनने से कैसे प्रिवेंट करना है, बचाना कैसे। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो चेंज द डायपर फ्रीक्वेंटली। जैसा कि जितनी देर यूरिन और स्टूल जो है बच्चे की पोटी डायपर एरिया के अंदर रहेगी, बच्चे की जिल्द के साथ इन टच रहेगी, जितना एरिया मॉइस्ट रहेगा उतना ज़्यादा ख़तरा होगा कि आपके बच्चे की जिल्द डैमेज हो जाए, क्योंकि यूरिन जितनी देर एक जगह पे इकट्ठा रहेगा वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इरिटेटिव केमिकल्स के अंदर चेंज हो जाएगा जो आपके बच्चे की जिल्द को डैमेज करेंगे। इसी तरह डाइजेस्टिव एंजाइम, जो निज़ाम के एंजाइम हैं, वो भी स्टूल के अंदर मौजूद होते हैं और वो भी जिल्द को डैमेज करते हैं। तो अपने बच्चे का टाइमली जो है डायपर वो चेंज करना है आपने, और फ्रीक्वेंटली करना है, जिस तरह ज़रूरत पड़े फौरी तौर पे आप चेंज कर दें। इसी तरह दूसरे नंबर पे बात करें तो जब आप डायपर चेंज करें तो जिल्द को बड़ा जेंटली हैंडल करें। अमूमी तौर पे आप वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। वाइप्स ऐसे इस्तेमाल करें जो कि नॉन अल्कोहलिक और फ्रेगरेंस फ्री हों। अगर आपके बच्चे की जिल्द रेडनेस आ रही है जिल्द पे या डैमेज हो गई है तो आप फिर वाइप्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे आपके बच्चे की जिल्द मज़ीद डैमेज होने का ख़तरा है। उसमें आप वाटर और नॉन सोप क्लींजर का इस्तेमाल करें। और अगर मज़ीद आप बच्चा अगर आपका बहुत ज़्यादा पेन के अंदर है तो आप स्प्रे बॉटल से भी एरिया को क्लीन कर सकते हैं। टैप ड्राई करें, रगड़ के साफ़ ना करें, टैप ड्राई करें और बच्चे को एयर ड्राई होने दें। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो कोट विद थिक लेयर ऑफ बैरियर पेस्ट। ब्रांड से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है। कौन से आपने पेस्ट लगाने हैं, एक तो जिंक ऑक्साइड है, वो आप अपने बच्चे को इस्तेमाल करा सकते हैं। दूसरा पेट्रोलियम जेली जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। ऐसे समझें कि ये एक शील्ड बनाएगी आपके बच्चे की जिल्द के और यूरिन और स्टूल जो डायपर एरिया के अंदर पड़ा हुआ है उसके दरमियान एक शील्ड बनाएगी, बच्चे की जिल्द को प्रोटेक्ट करेगी। और जब भी आपने चेंज करना है डायपर को तो आपने, अगर तो बहुत ज़्यादा एरिया जो क्रीम है वो डर्टी हुई है तो फिर तो आप उसको साफ़ कर लें। अगर बहुत ज़्यादा डर्टी नहीं है तो आप मज़ीद थोड़ी एक्स्ट्रा लेयर, उसी लेयर के ऊपर जो है पेस्ट की, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पे बात करेंगे चूज़ ए हाईली एब्जॉर्बेंट डायपर। डायपर जितना अच्छा एब्जॉर्बेंट होगा उतना कम चांस होगा कि आपके बच्चे की जिल्द जो है वो डैमेज होगी। अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं है कि डायपर रैश को बचाने के लिए कौन से डायपर बेहतर हैं, क्लॉथ वाले या हाईली एब्जॉर्बेंट डायपर। लेकिन अगर आपके बच्चे की जिल्द डैमेज है, रेडनेस आ चुकी है, तो उस सूरत में आप ज़रूर कंसिडर करें कि अगर आप क्लॉथ डायपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अच्छे हाईली एब्जॉर्बेंट डायपर जो हैं वो कुछ दिनों के लिए ज़रूर इसको कंसिडर करें कि आप उनको क्लॉथ से हाईली एब्जॉर्बेंट डायपर के पे शिफ्ट कर दें, ताकि आपके बच्चे की जिल्द जल्दी बेहतर हो जाए। पाँचवें नंबर पे बात करें तो लीव सम ब्रीदिंग रूम। बच्चे का डायपर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइटली आप ना बांधें, स्पेशली नाइट टाइम पे थोड़ा सा लूज़ बांधें, ताकि उससे ये होगा कि आपके बच्चे का जो डायपर है और स्किन के दरमियान जो रबिंग है वो कम होगी, जिसकी वजह से जो है वो स्किन डैमेज कम हो। प्रिवेंशन के हवाले से अगर लास्ट में हम बात करें तो कीप द एरिया क्लीन। अगर बच्चे की जिल्द इरिटेटेड है तो आप
एक से दूसरे दिन या डेली आप उसको एरिया को बाथ दे सकते हैं। उससे ये होगा कि जो डर्ट होगी, इरिटेटिंग सब्सटेंसेस होंगे, इवन जो है बैक्टीरिया जो होते हैं वो वहाँ से वॉश आउट हो जाएंगे। उसके बाद आप उसको टैप ड्राई कर सकते हैं। तो ये तो थी प्रिवेंटिव मेजर्स। अब हम बात करेंगे कि जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ रैशेज़ हैं उनको आपने कैसे पहचानना है, उनके क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इरिटेंट डायपर रैश या इरिटेंट डर्माटाइटिस। ये सबसे कॉमन रैश है और इसकी वजह ज़्यादा देर जो दो इरिटेंट सब्सटेंसेस हैं, यूरिन और स्टूल जो है, उसकी वजह से ये रैश बनती है। और जिन बच्चों को टीथिंग फेज चल रहा होता है, जो बहुत ज़्यादा सलाइवा या लुआब बन रहा होता है जिनका, और वो निज़ाम से गुजर के पोटी के अंदर स्क्रीट हो रहा होता है, तो उन बच्चों के अंदर ख़तरा और बढ़ जाता है। और जिन बच्चों को डायरिया हुआ है, लूज़ मोशन लगे हुए हैं, उन बच्चों के अंदर भी इरिटेंट डायपर डर्माटाइटिस का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अमूमी तौर पे डायपर और स्किन का जहाँ पे कांटेक्ट होता है, यानी कि वो आपस में टच करते हैं, उस एरिया के अंदर इरिटेंट डायपर डर्माटाइटिस होता है। रेड इन्फ्लेम्ड स्किन पैचेस बनते हैं और वो एरिया स्पेयर रहते हैं। जिस तरह इनग्वाइनल क्रीजेज़ हैं, क्रीजेज़ वाले एरिया अमूमी तौर पे इस रैश के अंदर जो है वो स्पेयर हो जाते हैं, यानी कि उधर जल्द नॉर्मल नज़र आती है। तो इस तरह आप इसको आइडेंटिफाई बआसानी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो फेयरली कॉमन रैश बनती है वो कैंडिडा डर्माटाइटिस है। कैंडिडा ये एक फंगल इन्फेक्शन है। कैंडिडा नॉर्मली डाइजेस्टिव सिस्टम का एक नॉर्मल फ्लोरा है और जो कि स्टूल के अंदर आ रहा होता है। तो कुछ बच्चों को इसकी वजह से भी डायपर रैश बन सकते हैं। इस रैश को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्राइट रेड होंगे या पिंक कलर के होंगे और उसके बॉर्डर्स जो हैं ये एजेस बहुत ज़्यादा शार्प होंगे। समटाइम्स इस तरह भी हो सकता है कि इस रैश के ऊपर आपको छोटे छोटे बम्प्स या पिंपल्स नज़र आएँ। और इसके एक जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है कि इनग्वाइनल एरिया या क्रीजेस के अंदर जो है ये रैश ज़रूर मौजूद होगा। इसको हम इरिटेंट डायपर डर्माटाइटिस से इस तरह भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओरल कैंडिडियासिस, ये मुंह के अंदर जो सफ़ेदी बन जाती है, उस पे हमारी वीडियो मौजूद है, उसका लिंक हमने साथ अटैच कर दिया है। तीसरे नंबर पे बात करें तो रेयरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी डायपर एरिया के अंदर हो सकती हैं। कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस जो है वो ये करवा सकते हैं। इसका जो क्लू है कि अगर एनल एरिया के गिर्द रेडनेस हो, यानी कि पोटी वाली जगह के गिर्द रेडनेस अगर आ रही है, तो वो एक क्लू है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का। नॉर्मली जो दूसरी इन्फेक्शंस हैं उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, जिस तरह इरिटेंट डायपर डर्माटाइटिस है, फंगल इन्फेक्शन जिस तरह हमने कैंडिडल डर्माटाइटिस का कहा था, इसी तरह उन रैशेस के ऊपर भी हो सकती है और अलग से भी हो सकती है। रेडनेस अराउंड एनल एरिया एक क्लू है। इसी तरह अगर वीपिंग क्रस्टेड येलोश लीजन हैं तो वो ये इस तरह के दाने हैं तो वो स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन को जाहिर करते हैं। इसके अलावा डायपर एरिया के अंदर रेयरली एलर्जी की वजह से भी रैश बन सकती है। एलर्जी की वजह इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं डायपर के अंदर, वाइप्स के अंदर, या आप कोई क्रीम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स या प्रिजर्वेटिव्स की वजह से बच्चे की स्किन सेंसिटिव हो सकती है, एलर्जिक हो सकती है और रैश बन सकती है। इसका क्लू कैसे पता चलेगा कि आपको कि एलर्जी की वजह से है? जब भी आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस एरिया में आप कर रहे हैं उस एरिया के अंदर एलर्जिक रिएक्शन शो होगा। और 1 से 2 हफ्ते के लिए अगर आप वो प्रोडक्ट बंद कर दें या चेंज कर दें उस प्रोडक्ट को, या उसका ब्रांड चेंज कर दें, तो उससे अगर बेहतरी आ जाती है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ये उसका क्लू है कि ये मोस्ट लाइकली एलर्जिक रिएक्शन की वजह से रैश बन रहा है। रेयरली कुछ ऐसी रैशेस भी हैं जिसमें एक सेबोरिक डर्माटाइटिस स्किन का मसला है, उसके अंदर डायपर एरिया के अंदर रैशेस बन सकती हैं। इसी तरह सोरियासिस एक जिल्द की बीमारी है, उसके अंदर बच्चों के अंदर रेयरली डायपर एरिया के अंदर रैश बन सकते हैं। और एक जेनेटिक कंडीशन है जिंक डेफिशिएंसी या जिंक की कमी की, जिसको हम एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका कहते हैं, उसके अंदर भी डायपर एरिया के अंदर रैशेस बन सकते हैं। कब आपने डायपर रैशेस के लिए डॉक्टर से रुजू करना है? जब आपको हमने जो प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं वो अगर आप 2-3 दिन
अप्लाई कर रहे हैं अपने बच्चे को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन उसकी रैश बेहतर नहीं हो रही है, वर्सन हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को, बच्चों के डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें। अगर आपके बच्चे को रैश के साथ फीवर हो रहा है तो लाजमी आप अपने बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर कांटेक्ट करें। या रैश जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है तो हो सकता है कि पूरी जिल्द का जो है वो सेलुलाइटिस हो, यानी कि इन्फेक्शन हुई हो, तो उस सूरत में भी आप अपने बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा लंबा अरसा जो रैशेस के लिए क्रीम्स इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ओवर द काउंटर जो आप ख़ुद मेडिकल स्टोर से क्रीम्स लेके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हर क्रीम के अंदर मोस्टली जो है वो थोड़ा लो पोटेंसी या हाई पोटेंसी स्टीरॉयड मौजूद होता है। हमने कई ऐसे बच्चे ओपीडीज़ के अंदर देखे हैं जिनकी मदर्स जो हैं वो महीना 1.5-2 महीने से रेगुलर बेसिस पे क्रीम्स अप्लाई कर रही थी, और बच्चे जो हैं बड़ी एक जानलेवा बीमारी जिसको हम आइट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम कह सकते हैं, जिसमें बच्चे को काफ़ी सारी अलामात आती हैं। उस पर हमारी एक वीडियो स्पेशली हमने बनाई हुई है, उसका लिंक हमने अटैच कर दिया है। तो वो बच्चा कुशिंग सिंड्रोम के अंदर जा सकता है, उस बीमारी का शिकार हो सकता है। तो बहुत प्रोलॉन्ग यूज़, बहुत थिक लेयर्स अपनी मर्ज़ी से क्रीम्स की हरगिज़ ना लगाएं। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो डाइपर रैशेस के हवाले से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मदर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।